So today we'll start the new chapter, that is differential under integral sign. In short, you can say DYS. So DYS is nothing but differential under integral sign. So why it is called as DYS? So let an integration I equal to function of x and some constant that is called as p or parameters and dx, and some lower limit and some upper limit, right? So our main motive to solve this integration by using this method. So a lot of methods are there to solve the integration. So out of this method, one of method is on differential under integral sign. So in this method, what will we do? I will discuss one by one. So first of all, this is your question. In this question, some constant is there that is called as a parameter. P is nothing but the parameter. So first of all, uh, in some problem, more than two parameters are given. I mean, suppose that I let us some example here. Suppose that tan inverse of x upon a and minus tan inverse x upon b. So here a and b, there are two parameters, two constant, but out of two constant, you have to select any one as a parameter, either a or b. So at a time, you have to select a single parameter. If suppose in question there are more than two constant are present, अगर दो से ज्यादा constant presents हैं, तो ऐसे केस में suppose that a b c there are three constant, तो out of three में से कोई भी एक आप parameter select करेंगे, मतलब किसी एक को आप parameter बोलेंगे कि this is the parameter. So this is your first step. Step one, select parameter. पैरामीटर किसको बोलना है? जो कांस्टेंट्स है उनमें से किसी एक को पैरामीटर बोलना है, दैट इज पी. अभी फिलहाल हम लोग फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हमने पीस बोल दिया. इन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन स्टेप टू, और फिर बाद में इसको आई ऑफ पी करके वापस से सेम इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा पी डी एक्स इस फॉर्मेट में लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट with respect to parameter on both side. तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एंड दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन. सो डो आई अपॉन डो पी, बिकॉज हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड लोअर लिमिट टू अपर लिमिट एंड डो बाय डो पी of complete question, that is x comma p dx. So since this is the partial derivative, तो अगर आप partial derivative में p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो here p is only variable and rest of terms, I mean x as well as another constants behave as a constant term. तो जब हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे केस में सिर्फ पैरामीटर को ही वेरिएबल पकड़ना है एंड रेस्ट जितने भी वेरिएबल्स उसमें रहेंगे या फिर कांस्टेंट्स रहेंगे वो सबको हम लोग को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना है, बिकॉज दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव. तो ऐसा करने का एडवांटेज ये होगा कि सपोज दैट एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई मीन ये एक लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि मैंने दिया है, अगर इसको मैं ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा अगर सपोज दैट, तो सिर्फ ए वेरिएबल होगा एंड ये दूसरा जो tan इनवर्स x बाई ए है, x बाई बी है, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये कंप्लीटली इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव बचेगा. तो इस तरीके से जो लेंथी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट करने की वजह से वो सिंपल और स्मॉल क्वेश्चन बन जाता है. तो ये डेरिवेटिव करने का एडवांटेज हो गया कि डिफरेंशिएट करने से क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट है वो सिंपल और स्मॉल क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, सो ये पहला एडवांटेज हुआ. फिर नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो भी रिजल्ट आएगा, सपोज दैट पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो हम लोग अगले स्टेप में नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो
स्टार्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसको डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उसको सिंपल एंड स्मॉल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट जो स्मॉल क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चन अभी जो डिफिकल्ट था वो इजी हो गया। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे कि आपने स्टेप 2 में अब ये जो आपने इंटीग्रेट करके आंसर लाया, तो ये आंसर में ऑलरेडी आपने क्या किया है कि एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो डिफरेंशिएट करके जो क्वेश्चन बना है उसको आपने इंटीग्रेट किया है, ना कि ओरिजिनल क्वेश्चन को। तो ऐसे केस में वापस से उसको बैलेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, जैसे आपने क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, तो उस चेंजेस को वापस रिकवर हो जाए, एंड जो भी आपने एक नया ऑपरेशन इसमें यूज किया है उसके कॉम्पनसेट करने के लिए, अगर हमने पैरामीटर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किया है स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 4 में वापस से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो ऐसे करके आपका ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है, आई मीन डी दिस वन, तो फाइनली आपको एक आंसर आ जाएगा, और ये आंसर इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया है थर्ड स्टेप में, और उसका लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो आपको यहाँ पे x का टर्म दिखेगा नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ पैरामीटर ही बचेगा, और उसको जब हम लोग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो पैरामीटर के टाइम पे इंटीग्रेट जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और ऐसे एक सी लगाना पड़ता है, एंड लास्ट स्टेप में यही सी आपको फाइंड आउट करना है। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ सी। अब ये स्टेप्स उतना प्रॉपर से नहीं समझा आपको, तो एक न्यूमेरिकल पहले मैं सॉल्व करता हूँ ऑन बेसिस ऑफ दैट, और वापस से स्टेप्स को भी रिवाइज कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट, सबसे पहले आपको पैरामीटर सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि x को छोड़ के सिर्फ एक ही ऐसा है जो कांस्टेंट है, जो कि a है, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज आपके पास एक ही कांस्टेंट दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिख देंगे लेट a एज अ पैरामीटर। सपोज यहाँ ए और बी दो कॉन्स्टेंट्स रहते थे, तो हम लोग फिर ए या बी में से कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, तो वो हमारे चॉइस के ऊपर होता है कि किसको सेलेक्ट करना है। बट यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक ही पैरामीटर, आई मीन एक ही कॉन्स्टेंट है, तो उसी को हम लोग पैरामीटर बोल देंगे। तो लेट ए एज अ पैरामीटर। फिर ऐसा सेलेक्ट करने के बाद दैट इज आई ऑफ ए, एंड फिर कंप्लीट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज log ऑफ 1 plus ax square and dx divided by x square। ओके, तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि मैंने आपको बताया था, वापस से रिवाइज कर रहा हूँ कि नाउ डिफरेंशिएट, एक्चुअली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और हियर पैरामीटर आपने a सेलेक्ट किया है, तो a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड करेंगे ऑन बोथ साइड। सो आई को डिफरेंशिएट किया तो डो आई अपॉन डो ए हो गया, एंड 0 टू इंफिनिटी डो अपॉन डो ए 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि आप पार्शियल डेरिवेटिव में ऑलरेडी मालूम है कि जब हम लोग ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ए को छोड़ के बाकी जितने भी उसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स रहेंगे वो सबको हम लोग एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ए को ही सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, बट ए लॉग के साथ है, तो लॉग का डेरिवेटिव सबको मालूम है कि 1 अपॉन जो भी लॉग के साथ फंक्शन है वो सब डिनोमिनेटर में आता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड नाउ फर्दर डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, मैं चाहिए तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग समथिंग log f of x, so answer will be 1 upon f of x, and further derivative of f of x, I mean f dash x। So according to this formula, पहले हमने log of something को 1 upon something लिखा, and further derivative of something, I mean 1 plus ax square, here 1 is a constant and a is the variable, because हम लोग a के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और a का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, and x square again constant, because पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी टर्म को वेरिएबल ट्रीट करते हैं, रेस्ट ऑफ को कांस्टेंट लेते हैं, एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 टू इंफिनिटी। ऐसा करने से ये जो डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर है
और ये इधर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जो ओरिजिनली क्वेश्चन था जो कि कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा लिटिल बिट, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लिया। तो ये भी एक मेथड है, जैसे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, उसी तरीके से ये भी एक वन ऑफ द मेथड है जिसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है और फिर उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया बिकॉज ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला वो कुछ इस तरीके से है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ऑलरेडी आपको मालूम रहेगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का ये एक मेथड है जिसमें हम लोग एक बार क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ऐसा करके वो क्वेश्चन कोई तो फॉर्मूले से मैच हो जाता है या फिर सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है जिसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, आपने देखा कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया और फिर अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे बिकॉज इस क्वेश्चन में dx लिखा है और इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में ही है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैंने बाजू में यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख के दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो है बट ए स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज dx अपॉन 1 अपॉन ए एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन ए 0 टू इंफिनिटी dx अपॉन एंड 1 अपॉन ए को ऐसा 1 अपॉन रूट बना के एंड देन होल स्क्वायर कर सकते हैं एंड देन एक्स स्क्वायर। तो फाइनली ये इस फॉर्मूले की तरह पैटर्न डिजाइन हो गया एंड देन ये फॉर्मूले से मैच हो रहा है तो हम लोग फाइनली आंसर लिखेंगे। बट याद रखो कि यहाँ पे जो ए है, ए स्क्वायर जो फॉर्मूले में है उसकी जगह 1 अपॉन रूट ए है। अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ए into tan inverse of x upon a, और a is nothing but 1 upon root a. Is it clear? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। और बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया है, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर देता हूँ कि tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू π/2 होता है एंड tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। तो जैसे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे अपर लिमिट के तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। ये इसको भी हम लोग साइड में सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 अपॉन रूट ए है तो ये ऊपर चला जाएगा एंड डिवाइड बाई ए पहले से है, अपर लिमिट पुट किया तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बन गया एंड इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू π/2 होता है एंड लोअर लिमिट पुट किया तो कंप्लीटली ये tan इनवर्स 0 बन गया एंड tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है और ये रूट ए और ये कैंसिल होके फाइनली 1 अपॉन रूट ए बन जाएगा बिकॉज हम लोग किसी भी नंबर को ऐसा रूट में लिख सकते हैं 2 टाइम्स। तो ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पे रूट ए की जगह पे रूट ए 2 टाइम्स लिखा, तो ऊपर का एक रूट ए कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर का एक रूट ए बच गया एंड डिवाइड बाई π/2। ठीक है, बट हमने जिस क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया है वो क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है, इससे वो क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन को वापस से प्रीवियस फॉर्मेट में लाने के लिए, कंपनसेट करने के लिए जो आपने एक्स्ट्रा ऑपरेशन जो इसमें कर दिया है डिफरेंट डेरिवेटिव वाला, तो उस डेरिवेटिव जो एक्स्ट्रा ऑपरेशन किया है उसको कंपनसेट करने के लिए अगर हमने ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया है तो वापस से कंपनसेट करने के लिए हम लोग ए के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट भी कर लेंगे बिकॉज ये जो आंसर मिला है ये आंसर किसका है, सो दैट इज डो आई अपॉन डो ए का आंसर है, दैट इज π/2 रूट ए। और हमें आंसर चाहिए आई इक्वल टू आंसर चाहिए, तो यहाँ पे डो आई अपॉन डो है तो ये डेरिवेटिव वाले साइन को हटाने के लिए हम लोग वापस से इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे ये डेरिवेटिव का टर्म है, इसका इंटीग्रेशन अगर आप ए के रिस्पेक्ट में करोगे तो सिर्फ आई बचेगा एंड राइट साइड में हम लोग प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे। ए को हम लोग माइनस ए टू द पावर माइनस हाफ लिख के डी ए और प्लस सी लगाएंगे बिकॉज इस बार क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है, तो लिमिट नहीं है तो सच टाइप ऑफ द इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज द इंडेफिनिट और उसमें हम लोग को एक कांस्टेंट लिखना रहेगा। अब इसको आप बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे तो फाइनली ये हो जाएगा π/2 a टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 एंड माइनस हाफ प्लस 1। जैसा कि अपना फॉर्मूला है x रेज टू n इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n दैट इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसी फॉर्मूले को यूज किया है और ये सॉल्व होके प्लस सी यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो फाइनली वी विल गेट, नीचे डिनोमिनेटर में π/1/2 आ जाएगा, सो π/2 एंड ऊपर 1/2 नीचे भी 1/2 तो 1/2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर इज π√a एंड प्लस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बट आपका जो क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी का टर्म नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको देख रहे हो
क्वेश्चन नंबर 1, तो दैट इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें सी का टर्म नहीं आना चाहिए क्योंकि ये आंसर लिमिट पुट करोगे तो कंप्लीटली कांस्टेंट इसमें कोई नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट है। बट और ये क्वेश्चन हमने इसी को आई एज्यूम किया है, तो आई का आंसर में सी नहीं आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे सी लिखना पड़ा क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे तो वहाँ पे लिमिट नहीं था। लेकिन आपको कुछ भी करके ये सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अगले स्टेप में हम लोग सी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन जो फाइनल क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन एंड फाइनल जो आंसर मिला है उसको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या है आपका, I equal to original question is log of 1 plus ax square divided by dx upon x square. This is a question, and what is the final answer of this question? That is pi root a and plus c. But इधर c नहीं आना चाहिए because इसमें लिमिट है 0 to infinity, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं आता है, बट यहाँ c लिखना पड़ा बिकॉज यहाँ पे लिमिट नहीं था। अंडरस्टूड। तो ये c को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये जो थ्रू आउट क्वेश्चन मैंने लिखा है दिस इक्वल टू दिस, तो अगर ये दोनों राइट आंसर है तो यहाँ पे हम लोग एक ही जगह कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही जगह पे आप कुछ सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि आपको सी मिल जाए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इक्वल टू आंसर, दोनों वैलिड है, दोनों करेक्ट है, तो ये ए के किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए का कोई भी एक वैल्यू पुट करो, बट ऐसा वैल्यू सेलेक्ट करो जिससे कि ये जो कंप्लीटली इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत ही सिंपल या फिर जीरो हो जाए। बिकॉज अगर आप ए का वैल्यू ऐसे कुछ भी रैंडम पुट करोगे तो इसको वापस इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि इंटीग्रेट ना करना पड़े और डायरेक्टली ये तो जीरो हो जाए या फिर कुछ कांस्टेंट बन जाए। तो आप देख रहे हो कि अगर मैंने एक ही जगह जीरो पुट किया तो ये लॉग, तो पुट करने के बाद और दोनों साइड पुट करना है, तो 0 to infinity that is log of 1 plus 0 and dx upon x square, and this is equal to pi root 0 because हमने 0 पुट किया एंड प्लस c, ये c निकालने की कोशिश है। अब यहाँ log 1 का वैल्यू सबको मालूम है कि 0 होता है, तो फाइनली ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, और ये भी 0 हो जाएगा एंड c। तो इस तरीके से फाइनली आपको c का वैल्यू 0 मिला। तो यही आपका फाइनल आंसर है जिसमें सी नहीं मालूम था। अब इसी आंसर में आप ला के सी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। सो दैट इज आई इक्वल टू पाई रूट ए एंड सी का वैल्यू जो कि 0 है, तो वहां पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो वापस एक बार मैं रिवाइज करता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसके स्टेप्स क्या है। तो वापस से स्टेप्स पे आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो कि आपको ये करना है कि क्वेश्चन में जो भी पैरामीटर्स है, पैरामीटर मतलब जो क्वेश्चन एक्स के अलावा कुछ टर्म्स रहेंगे जैसे कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा एम एन, ऐसे कुछ तो नंबर्स रहेंगे। तो ये जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट में से किसी एक को हम लोग पैरामीटर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप कि पैरामीटर सेलेक्ट करना है। और फिर जैसे आपने पैरामीटर डिसाइड कर लिया उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। डिफरेंशिएट करने से एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो ये कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सिंपल एंड स्मॉल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में जैसे वो सिंपल स्मॉल क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा उसको इमीडिएटली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे जो कि अपना मेन टारगेट है। फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो फटक से आपको एक आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो आंसर मिलेगा वो डो आई अपॉन डो पी का मिलेगा। तो आपको दो ये डेरिवेटिव वाला टर्म आई के रिस्पेक्ट से हटाना है, तो आपको फर्दर उसको इंटीग्रेट कर लोगे तो डेरिवेटिव का टर्म चला जाएगा। इसलिए हम लोग अगले स्टेप में वापस से इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन अभी इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें लिमिट नहीं है, तो उसमें हम लोग सी लगा देंगे और बाद में सी का वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, पैरामीटर सेलेक्ट करना है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब जरा इसको मेमोराइज करने वाले स्टाइल में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द सेलेक्ट पैरामीटर। सेकेंड स्टेप पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लास्ट में अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एंड देन प्लस सी, और बाद में सी का वैल्यू निकालेंगे। तो फाइनली अगर इसको मैं सिंपल में सिमराइज करूं तो सबसे पहले आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन में, और उसके बाद फटक से इंटीग्रेट करना है और वापस से इंटीग्रेट करना है। लेकिन ये डिफरेंशिएट करना है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में एंड लास्ट में वापस इंटीग्रेट करना है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो पहली बार आप पैरामीटर में डिफरेंशिएट कर रहे थे और आखिरी में आप पैरामीटर में इंटीग्रेट कर रहे थे, तो ये दोनों ऑपरेशन आपस में कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो फाइनली आई को एक्स के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेट किया हुआ आंसर है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनली इन सिंपल टर्म्स आप बोल सकते हो कि एक बार डिफरेंशिएट और 2 बार इंटीग्रेट करना है,
लेकिन पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और लास्ट में वापस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके डेरिवेटिव वाले ऑपरेशन को कॉम्पनसेट करना है, और लास्ट में एक सी का वैल्यू उसमें रह जाएगा, जो सी हम लोग क्वेश्चन और फाइनल आंसर को आपस में इक्वेट करके एंड ए की जगह पे कोई भी ऐसा एक रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट कि आपका इंटीग्रेशन वाला पार्ट 0 हो जाए या फिर छोटा हो जाए, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग को सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें मैंने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिया। तो पहले आप क्या करोगे, ये सारे के सारे स्टेप्स पहले नोट डाउन करो, एंड देन बाद में वो न्यूमेरिकल जो लिखा है उसको भी नोट डाउन करो, और फिर अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ जाएगा। जब तक ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में फिट नहीं होते हैं, टोटल 5 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है, ये 5 स्टेप्स आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। फिट नहीं होगा तब तक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे। जैसे आपको लगेगा कि ये सारे स्टेप्स मेमोराइज हो गया और स्टेप्स का क्या मीनिंग है वो भी समझ गया, तो फिर हम लोग को ये समझ लेंगे कि ये चैप्टर आ गया और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, जो कि हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग द इंटीग्रेशन, सॉल्विंग इंटीग्रेशन, जिसमें पहला मेथड मैंने अभी थोड़ा आपको हिंट दिया, dy, इसके बाद है गामा फंक्शन, एंड नेक्स्ट मेथड इज द बीटा फंक्शन। तो ये 3 मेथड से हम लोग को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इसके पहले ऑलरेडी आपने 11th-12th में प्री बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड बाय यूजिंग फॉर्मूलेस एंड बाय यूजिंग u into v रूल, ऐसे अलग अलग मेथड से आपने 12th में ये सारे चैप्टर्स मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे। अब उन्हीं में से कुछ इंटीग्रेशन हम लोग को सॉल्व करना है, जिसमें कुछ नया मेथड यूज करना है। तो इस मेथड्स में dys है, गामा फंक्शन है एंड बीटा फंक्शन है। देयर आर 3 मेथड, बट ये सारे के सारे मेथड डेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, इसके लिए डेफिनिट के लिए, आई मीन जिसमें लिमिट रहता है। ठीक है, जिसमें लिमिट नहीं रहेगा उस क्वेश्चन में ये तीनों मेथड अप्लीकेबल नहीं। तो ये तीनों मेथड हम लोग को इस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस डिस्कस करना है, जिसमें से पहला मेथड मैंने dys बताया, इसके बाद मैं गामा फंक्शन बताऊंगा और फिर बीटा फंक्शन बताऊंगा। अंडरस्टूड? यस सर। तो आई थिंक सो थोड़ा रफ आइडिया मिला रहेगा आपको। तो आप पहले स्टेप्स नोट डाउन कर लो, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग न्यूमेरिकल भी नोट डाउन कर लें। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? यस, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सेलेक्ट अ पैरामीटर। देयर इज नथिंग बट कांस्टेंट, बट यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसी को पैरामीटर बोल देंगे। तो ऐसा लिख देते हैं, लेट a एज अ पैरामीटर। and once again write the question, that is I of a equal to 0 to pi by 2 and log of 1 plus a sin square x dx divided by sin square x. Okay, in next step, Partially differentiate yes, with parameter on both sides. to parameter, and here parameter is nothing but a, so partially differentiate with respect to a on both the side. So finally that is dou I upon dou a, this is equal to 0 to infinity dou upon dou a and log of something, that is 1 plus a sin square x and dx upon sin square x. 0 to pi by 2 ना, Sorry, अपर लिमिट pi by 2 आएगा ना। sorry, pi में correct correct. So now partially differentiate, तो जो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी a के रिस्पेक्ट में, तो लॉग के अंदर फंक्शन में है, तो हम लोग log समथिंग का डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है 1 अपॉन समथिंग, यानी 1 upon 1 plus a एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू a कर रहे हैं, तो 1 का 0 और a का 1 एंड sin स्क्वायर अपने जगह पे, बिकॉज वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू a। अभी ये एडवांटेज हो गया कि sin स्क्वायर कट गया, फिर इधर 0 टू पाई बाई 2 एज यूजुअल। इस तरीके से ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, और ये वापस से वैसे ही कुछ फॉर्मूले जैसा बन जाएगा। 0 टू पाई बाई 2 मैं वापस लिख देता हूँ, दैट इज dx अपॉन 1 प्लस a sin स्क्वायर। तो आपने 12th में कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे, जो मैं यहाँ पे नोट बना के दे देता हूँ, इसको भी आप नोट कर लेना। कुछ 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे, जिसमें सपोज दैट dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, या फिर दूसरा क्वेश्चन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x,
and third is dx upon a square sin square x plus b square cos square x। तो ये ऑल 3 क्वेश्चन के लिए एक ही प्रोसेस था, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय cos square x इन डिनोमिनेटर ओनली। ये प्रोसेस करेंगे तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ए स्क्वायर ही हो, वो बस कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेन आपको देखना है कि साइन का स्क्वायर है, तो ये टाइप 1 जैसा क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। तो 1 टाइप 1 हो या 2 या 3, जो भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऑल 3 टाइप सम के लिए हम लोग को एक ही प्रोसेस यूज करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर इन एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो डो आई अपॉन डो ए। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, जैसे कि डिसाइड हुआ कि हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस स्क्वायर से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उससे डिवाइड भी कर दिया। अब ये जो साइड में कॉस स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर होता है, एंड डिनोमिनेटर में आप स्प्लिट करके लिखोगे तो पहले आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड सेकेंड आएगा a इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। तो फाइनली डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एंड प्लस tan स्क्वायर। 10 यहाँ पे हम लोग को tan को t पुट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर जो कि ऑलरेडी न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, बट डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसमें आइडेंटिटी पुट कर देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा आइडेंटिटी है अपने पास ऑलरेडी। इस तरीके से कंप्लीटली tan यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट tan की जगह t पुट कर देंगे, तो tan x इक्वल टू t, और tan का फिर डेरिवेटिव निकालोगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर dx एंड दिस इज इक्वल टू dt। मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे यूज किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी न्यूमरेटर कंप्लीटली dt में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में एवरी tan रिप्लेस बाय t, और फिर वापस से वो एक फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको टोटल 40 फॉर्मूले बेसिक लेक्चर्स में लिख के दिए थे, उन्हीं में से मतलब पूरा 40 फॉर्मूले पे ही पूरा अपना प्ले होता है जितने भी कोई भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज, हाँ, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद दैट इज dt अपॉन 1 प्लस t square फिर टी स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेके एक सिंपल टी स्क्वायर लिख देते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ए आ जाएगा और साइड में एक 1 यहाँ पे जो पहले से है, ये 1 को हमने साइड में लिख दिया। फिर यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस ए को कॉमन ले लेंगे, सो ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए। इसको भी चाहिए तो मैं ऐसा रूट बना के एंड देन होल स्क्वायर कर देता हूँ, सो दैट आपको ये फॉर्मूले की तरह दिखने लगे। कौन सा फॉर्मूला, तो वंस अगेन सेम फॉर्मूला dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका आंसर आपको मालूम है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ t बाई ए होता है, करेक्ट। यही फॉर्मूले के पैटर्न में बना दिया। तो फाइनली क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन उसका 1 अपॉन 1 प्लस ए, ये तो है ऑलरेडी आउटसाइड, फिर अलग से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 अपॉन ए आएगा। यहाँ ए की जगह है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए, ये कंप्लीटली ए की जगह पे है, इनटू tan इनवर्स ऑफ t बाई ए, तो t और अपॉन में 1 अपॉन 1 रूट ऑफ 1 प्लस ए। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। अब इसमें हम लोग को लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन में जो पहले ओरिजिनली लिमिट था वो x का लिमिट था, ये x का लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, लेकिन अब क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है t में, तो आपको t का लिमिट निकालना है। तो ये जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है इसी के अंदर आप x की जगह एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे तो t का लोअर लिमिट मिल जाएगा, और x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे पाई बाई 2 तो अपर लिमिट मिल जाएगा। तो x की जगह 0 पुट करोगे तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा।
और पाई बाई 2 पुट करोगे अगर x की जगह ये tan x में, तो पाई बाई 2 tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो अभी आपका जो न्यू लिमिट है दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। ये समझ में आएगा लिमिट चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट? Yes, सर sir. एक बार फिर से बताओगे? देखो ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसी को मैंने सब्स्टिट्यूट किया ना, tan x इक्वल टू टी, तो यहाँ पे यही एक वो एक्सप्रेशन है जो t और x को रिलेट करता है, राइट। बिकॉज अपना पहले क्वेश्चन x में था, बाद में t के टर्म में आ गया, तो x और t में क्या रिलेशन है, ये ब्लू कलर का जो मैंने ग्रीन कलर का हाईलाइट किया यहाँ से पता चल रहा है। तो इसमें आप x का लोअर लिमिट पुट करोगे x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में वापस और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि t की जगह आपने पुट किया है tan x, तो अगर आप t का लोअर लिमिट निकालना चाहते हो तो आप x का लोअर लिमिट पुट करोगे, और x का लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और tan 0 0 है। 0। और अगर आप t का अपर लिमिट निकालना चाहते हो तो आपको tan इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी का सॉरी पाई बाई 2 पुट करना पड़ेगा, और tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, तो आपका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या हो गया, 0 टू इन्फिनिटी। अभी ठीक है? यस सर। ओके। और लिमिट भी पता चल गया, और इंटीग्रेट तो हमने पहले ही कर लिया था। अब इसको लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वापस जैसे आप t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इन्फिनिटी के आजू बाजू जितने भी कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी के साथ इन्फिनिटी ही बन जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे tan इनवर्स इन्फिनिटी बचेगा कंप्लीट, और tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू आपको मालूम है कि पाई बाई 2 होता है, और 0 पुट करोगे तो ये कंप्लीट ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 इज नथिंग बट 0। तो इस तरीके से ये पाई बाई 2 माइनस 0 आ गया। अब जरा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 1 प्लस लिखा हुआ है a, इसको 2 बार हम लोग रूट में लिख सकते हैं, बिकॉज कोई भी नंबर को 2 टाइम्स रूट में लिखा जा सकता है, 1 प्लस ए एंड 1 प्लस, ठीक है। तो ये 2 बार रूट लिखने का एडवांटेज क्या होगा कि डिनोमिनेटर का जो एक रूट है वो उससे कट जाएगा, फिर भी यहाँ 1 प्लस ए की जगह एक रूट बचेगा। तो मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिखूं तो चलेगा क्या, देख लो, अगर नहीं समझ में आता है तो वापस पूछो। समझा? ये 1 प्लस ए जो लिखा है उसकी जगह मैं 2 बार ऐसा रूट लिख दिया, और यहाँ पे 1 प्लस है ये, तो इससे और ये एक टर्म कट जाएगा यहाँ पर, तो एक बच जाएगा, राइट। समझा सर? Yes, sir. समझा या वापस एक्सप्लेन करो? समझा समझा सर, समझा समझा। सर। समझा सर। तो फाइनली ये हो गया डो आई अपन डो ए, लेकिन हमें तो आई का आंसर चाहिए, डो आई अपन डो ई का आंसर तो चाहिए नहीं, तो हम लोग वापस से ये डो वाले सिंबल को हटाने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो डेरिवेटिव चला जाएगा। बट हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है ए के रिस्पेक्ट में, तो वो तभी हटेगा जब हम लोग वापस ए के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को वापस एक बार ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो फिर ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव में से सिर्फ आई बच जाएगा, एंड राइट साइड में इंटीग्रेशन का सिंबल दैट इज पाई बाई 2, एंड 1 अपॉन रूट ए को मैं चाहिए तो ऐसा 1 प्लस ए एंड होल रेज टू माइनस हाफ लिख दूंगा, ठीक है, एंड प्लस है। अब इस बार क्वेश्चन में लिमिट नहीं है तो एक प्लस सी लगा दें। अब ये आप ए एक्स प्लस बी द होल पावर एन, इस तरीके का अगर इंटीग्रेशन है तो हम लोग ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैंने 40 फॉर्मूले आपको लिख के दिए थे, वो सारे फॉर्मूले में अगर आप x को ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस करोगे तो जो x का इंटीग्रेशन आएगा वही एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन x के बाजू में जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो जैसे आपको मालूम है कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन तो सबको मालूम है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। अब इसी x को आपने रिप्लेस कर दिया ax प्लस b से, तो आपका आंसर का पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा, x की जगह ax प्लस b होल रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, सिर्फ आंसर में एक छोटा सा स्मॉल चेंज आता है, जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। आई थिंक सो ये समझा। तो उसी के पैरेलल यहाँ पे a हमारे लिए वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x के टर्म में मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, यहाँ a हमारे लिए वेरिएबल है, तो a का जो मल्टीप्लायर फैक्टर है उसको डिवाइड करेंगे। और अब देख रहे हो कि a के बाजू में यहाँ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो डिवाइड में भी कुछ नहीं आएगा, तो बाकी का फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 प्लस a दैट इज होल पावर माइनस हाफ एंड प्लस 1 एंड माइनस हाफ प्लस 1 एंड पाई बाई 2 पहले से ही आउटसाइड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे इंटीग्रेट करके आंसर लिख देंगे, लेकिन बाद में सी निकालना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर का जो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 बचेगा, तो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
और न्यूमरेटर में वो पावर में हाफ बचेगा, तो हाफ की वजह से वापस वो रूट में चला जाएगा, एंड प्लस सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अब ये जो फाइनल आंसर निकाला है, ये आंसर को और क्वेश्चन को कंपेयर करके ए की जगह कुछ तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे रियल वैल्यू, एंड फिर हम लोग को सी का वैल्यू मिल जाएगा। जनरली हम लोग 0 ही पुट करते हैं, बट हर एक केस में ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा पुट करते हैं जिससे कि वो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो 0 हो जाए। तो अभी मैं क्वेश्चन एंड आंसर दोनों को आपस में इक्वेट करके लिख देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन था 0 to π/2 log of 1 plus a sin square x dx and then whole divided by sin square, ये आपका क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी लेटेस्ट निकाल के रखा है, दैट इज 1 plus a plus c। तो यही आपका फाइनल आंसर है, बट इसमें सिर्फ c अननोन है। तो ये c को निकालने के लिए आप एक ही जगह कोई तो एक नंबर पुट करो जिससे कि ये पूरा ये पार्ट ही 0 हो जाए। और ये 99% केस में 0 हो जाता है, कभी कभी केस में 0 नहीं होता है, तो बट छोटा सा इंटीग्रेशन बन जाता है जो इजीली कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे आपने एक ही जगह 0 पुट करोगे तो आप देखोगे कि इधर 0 हो जाएगा ये, और ये 0 हो गया तो सिर्फ log 1 बचेगा, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो कंप्लीटली ये सर्कल जो मैंने बनाया है वो 0 हो गया, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो 0 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट में जाते हैं। सेकेंड में आपने एक ही जगह 0 पुट किया है, तो 1 plus 0 एंड प्लस सी। तो फाइनली इस बार आपको सी का वैल्यू -5 मिल गया, राइट। अब वही सी का वैल्यू लाके आप यस सर। सी की जगह सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि ये जो आंसर है वही फाइनल आंसर है, सिर्फ सी नहीं मालूम था। तो फाइनली 0 to infinity एंड log ऑफ, ये है आपका क्वेश्चन 1 plus a sin square x dx upon sin square x, and final answer is pi root of 1 plus a, and c का वैल्यू is the -pi। तो this is your final answer। Understood? यस सर। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप दोनों क्वेश्चन साथ में लिख लेना, एंड उसी के पैरेलल में अटेंडेंस भी ले लूंगा, और फिर अपना टाइम खत्म हो जाएगा आज का, राइट। चलो, तो एक और अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सिखाया है उसमें एक ही पैरामीटर था, आई मीन एक ही कांस्टेंट था। अभी ये जो आप क्वेश्चन दिख रहा है उसमें 3 कांस्टेंट है। एक तो इसमें लेमडा कांस्टेंट है, इसमें ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। तो आउट ऑफ 3 में से कोई भी एक आपको पैरामीटर सेलेक्ट करना है, और वो सिलेक्शन आपके ऊपर है। आप लेमडा लेके सॉल्व करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ए लेके सॉल्व होगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, बी लेके सॉल्व करोगे तो कुछ भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस बार मैं कुछ नया कर देता हूँ। वैसे आप चाहिए तो इसको वापस सॉल्व कर लेना, एंड मैं अभी बी के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ कि बी को पैरामीटर ले रहा हूँ। आप चाहिए तो लेमडा लेके सॉल्व कर लेना, और एक बार ए लेके भी सॉल्व कर लेना, तो दोनों केस में आपको आंसर मिलेगा। बट अभी काफी देर से हम लोग ए ले रहे थे, तो कुछ नया करने के चक्कर में बी ले लिया, बट आप ए लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और लेमडा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर सेम स्टेप्स फॉलो होगा, कुछ क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगा। ये 0 है बेसिकली लिमिट में, तो 0 to infinity इट cos ऑफ लेमडा एक्स। बट यहाँ पे अगर लेमडा लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिकॉज लेमडा ब्रैकेट के बाहर है, आई मीन e⁻−ax और bx के आउटसाइड है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो cos का साइन लेमडा हो जाएगा। लेकिन ये पूरे के पूरे जो टर्म्स है ना, e⁻x और e⁻−bx, वो एज इट इज मेंटेन्ड रहेंगे। लेकिन अगर आप a सेलेक्ट करते हो या b सेलेक्ट करते हो, तो ऐसे केस में ये ब्रैकेट के अंदर का एक पार्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने b सेलेक्ट किया है। ए भी सेलेक्ट करके सॉल्व कर लोगे तो उतना ही स्टेप्स फॉलो होगा, लेकिन अगर लेमडा सेलेक्ट करोगे तो 2 लाइन और बढ़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप ए और बी सेलेक्ट करो। तो ये चॉइस आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना, बट ऐसा नहीं है कि लेमडा के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा, उसके रिस्पेक्ट में भी आएगा आंसर। थोड़ा सा लेंदी होगा बट आएगा जरूर। ठीक है, एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिवाइड बाई एक्स भी है, dx बाई एक्स है क्वेश्चन, ठीक है। तो पैरामीटर सेलेक्ट हो गया, इसके बाद हम लोगों को मालूम है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, हियर पैरामीटर इज b, तो b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा डो i अपॉन डो b। अब आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके ही बता दो, क्योंकि अब थोड़ा तो आप समझ चुके हो कि क्या हो रहा है। तो b के रिस्पेक्ट में cos लैम्डा x कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें कहीं b नहीं है, एंड e⁻−ax में भी कहीं b नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। एंड e⁻−bx में b है, तो उसका डेरिवेटिव होगा। तो b यहाँ पे वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, याद रखना। तो जब e⁻²x को डिफरेंशिएट करते हो तो e⁻²x into 2 लिखते हो, बिकॉज 2 कांस्टेंट है।
लेकिन अगर सपोज दैट यहाँ ax लिखा है और आप a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में x आएगा। तो डिपेंड्स कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंट, अगर a के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई में x आएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो मल्टीप्लाई में a आएगा क्योंकि a कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग b को वेरिएबल पकड़े हैं तो b वेरिएबल है और x कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये e टू द पावर माइनस bx और माइनस ऑफ x होगा क्योंकि b के जो मल्टीप्लायर फैक्टर है दैट इज माइनस b। ब्रैकेट क्लोज करेंगे dx अपॉन x करेंगे, ये x फाइनली कट जाएगा और इस तरीके से ये सिंपल सा एक क्वेश्चन बन जाएगा जो कि एक खुद एक फॉर्मूला है 0 टू इंफिनिटी, एंड ये माइनस दोनों माइनस मिला के प्लस होगा तो e टू द पावर माइनस bx हो गया एंड cos ऑफ लैम्डा x dx हो गया। और आपको याद हो तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक लेक्चर में लिख के दिया है, बट पता नहीं आपको याद है कि नहीं, तो मैं वो फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। एक्चुअली दो सेट में फॉर्मूला है, एक तो e टू द पावर ax sin bx का फॉर्मूला है और उसी के पैरेलल एक और फॉर्मूला e टू द पावर ax into cos bx का फॉर्मूला, राइट। दोनों फॉर्मूले का मेमोराइज करने का जो टेक्निक है वो सेम है, क्योंकि इसमें भी हम लोग जो याद करने का जो तरीका है कि जो क्वेश्चन है उसी को वही आंसर में लिख देते हैं। तो sin bx हो गया और फिर साइन का इंटीग्रेशन पूछते हैं तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख देंगे और फिर पहले एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, फिर ट्रिग्नोमेट्री में जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो उसी तरीके से इसको भी लिखते हैं, इसमें भी हम लोग जो क्वेश्चन है उसी को कॉपी कर लेते हैं और फिर कॉस का इंटीग्रेशन पूछते हैं तो प्लस साइन आता है तो प्लस साइन bx लिख दिया, फिर पहले एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट फिर ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेमोराइज करने का तरीका मैंने बताया और प्रूफ भी मैंने किया था बाय यूजिंग u into v रूल, अगर आपको याद हो तो ये सारे बेसिक चीज लेक्चर में हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है? तो सेकंड वाला यूज हो रहा है। सिर्फ आपको कांस्टेंट समझ के लेना है, एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट b है और ट्रिगो का कांस्टेंट लैम्डा है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले जो क्वेश्चन है उसी को लिख देते हैं। एक मिनट, कुछ तो बटन प्रेस हो गया। क्या हुआ? चलो एटलीस्ट डिलीट तो हो गया, बट थैंक गॉड आ गया। ओके, सो इनमें से एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा? कॉस वाला यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बोलो क्या आंसर आएगा, जरा आप हेल्प करो। सो दिस इज इक्वल टू, यस, जो क्वेश्चन है वही कॉपी करना है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का टेक्निक बताया। तो e टू माइनस बी एंड cos, सॉरी e टू द माइनस bx cos लैम्डा x एंड cos का इंटीग्रेशन आप पूछते हैं तो आता है
पहले ट्रिगो वाला सॉरी एक्सपोनेंशियल वाला कांस्टेंट जो कि माइनस बी है, फिर ट्रिगो वाला कांस्टेंट जो कि लेमडा है, एंड उसी नंबर का नीचे स्क्वायर करके एडिशन करना। ठीक है, बोलो करेक्ट है? यस सर। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 टू इंफिनिटी। तो पहले इंफिनिटी पुट करेंगे, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि रेज टू माइनस इंफिनिटी का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो जैसे आप इंफिनिटी पुट करोगे पहला टर्म ही 0 हो जाएगा, तो रेस्ट ऑफ टर्म में आप x की जगह पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही 0 हो गया। पहले ही पुट करते ही पहला ही टर्म e टू द पावर माइनस bx क्या बन गया? 0। तो उसके बाजू में जितने भी मल्टीप्लायर है b cos लैम्डा x एंड लैम्डा sin लैम्डा x, वो सबके सब 0 बन जाएंगे। तो अपर लिमिट में आपका 0 आंसर आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट में आते हैं, लोअर लिमिट में 0 पुट करेंगे तो e रेज टू 0 का वैल्यू 1 होता है। तो फिर अंदर के टर्म्स भी पुट करने पड़ेंगे। तो cos 0 आपको मालूम होगा, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 बन जाएगा। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है एंड sin 0 वन। का 0 होता है। तो इस तरह से अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के वैल्यूज मैंने कैलकुलेट कर दिया, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है डो आई अपॉन डो बी का। ठीक है, लेकिन हम लोग को डो वाले टर्म को यानी डेरिवेटिव वाले टर्म को यहाँ से हटाना है, तो हम लोग फटक से यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएट हुआ है, तो बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो बी के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका डो आई अपॉन डो बी में से सिर्फ आई बच जाएगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल होगा, और दूसरी साइड में ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे बी वेरिएबल है, ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी मैं आपको हिंट देता हूँ कि जब कोई भी फंक्शन नीचे लिखा है, जैसे कि यहाँ बी के टर्म में फंक्शन लिखा है और उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में आंसर लॉग ऑफ एफ ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो बी को जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, लेमडा स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2b आएगा। तो यहाँ पे 2b नहीं है न्यूमरेटर में, बट वो हम लोग कांस्टेंट का एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। इस तरह से नीचे का डेरिवेटिव आई मीन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर जो कि बी स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, और प्लस सी लिख देंगे 1/2 अपने जगह पे। तो ये मिल गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब ये c का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है दैट इज 0 टू इंफिनिटी एंड cos lambda x in bracket में e to the power minus x e to the power minus bx and dx upon x, this is equal to 1/2 log of b square plus lambda square plus c। अब यहाँ पे आपको b पैरामीटर सेलेक्ट हुआ था, तो इसलिए हम लोग b की जगह पे कोई नंबर पुट करेंगे जिससे कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आई मीन लेफ्ट साइड वाला पार्ट 0 हो जाए। तो ये जरा सा आपको सोच के बताना है कि क्या पुट किया जाए। अगर b की जगह आप 0 पुट करोगे तो e सिर्फ e रेज टू वाला टर्म 0 बनेगा, लेकिन बाकी के टर्म बच जाएंगे। b की जगह क्या पुट करना चाहिए? कुछ हेल्प करेंगे आप लोग या मैं बताऊं? ई की जगह पे सर? नहीं, b पैरामीटर लिया ना, पैरामीटर b है, तो b की जगह क्या पुट करें जिससे कि ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड 8 0 हो जाए, पूरा फंक्शन ही 0 हो जाए। तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है। फिर a ए पुट कर देंगे, करेक्ट। जैसे आप ए पुट करोगे देखो क्या बनता है, 0 टू इंफिनिटी cos lambda x e टू द पावर माइनस ax, और b की जगह भी आपने ए ही पुट कर दिया है। एडवांटेज ये मिलेगा कि ये कट जाएगा दोनों के दोनों और फाइनली 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो 0 हो गया, राइट साइड में आते हैं। तो राइट साइड में आप b की जगह a पुट करोगे तो a स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस c, और ये कंप्लीटली 0 होने की वजह से यहाँ से c का डायरेक्ट आंसर, क्योंकि ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो c का आंसर मिल गया -1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। अब ये c का वैल्यू लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फाइनली वी विल गेट, यानी कि हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, i इज नथिंग बट 1/2 लॉग ऑफ b स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, एंड c का वैल्यू है 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। लॉग का प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं तो 1/2 दैट इज b स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन प्रूफ वाला था, तो प्रूफ हो गया, यस प्रूफ वाला था। अंडरस्टूड?
Yes, sir. तो इसको आप फटक से नोट डाउन कर लो। पहले तो एग्जांपल नंबर 2 नोट डाउन करो, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 एंड इन बिटवीन दैट मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। ओके, सो आप नोट डाउन करते रहो।